ईश्वर की आज्ञा से राजा का आदेश है। युवराज, जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैं गहराई से चिंतित हूँ, इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी क्लारा वैंस तुरंत युवराज से विवाह करेगी। एक शुभ विवाह में यही आदेश है। युवराज विजयी होकर राजधानी लौटे हैं, गंभीर रूप से घायल और बेहोश। क्या वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक जीवित पति की विधवा बनने वाली है? अगर 3 साल पहले वो घटना नहीं हुई होती जब उसके भाई ने राजा के लिए जहरीला तीर खाया था और अपाहिज हो गया, तो राजा कभी नहीं यह सुनहरा मौका नहीं देते गिरते हुए वैंस परिवार को। एक शुभ विवाह, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे उससे शादी करनी चाहिए। मैं वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं हूँ। बस क्लारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से इनकार करने की? पिता, पूर्व सेनापति लूना वैंस ही असली सबसे बड़ी बेटी हैं। अगर उनकी महारानी को पता चला कि क्लारा उनकी जगह ले रही है, तो यह राजा को धोखा देने का अपराध होगा। एक। फिर कल से आर्थर को एक बूंद भी नहीं मिलेगी उसकी जान बचाने वाली दवा की। डैड, पूरे वैंस परिवार की खातिर मेरे भाई ने दशकों तक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी। यह शादी भी उसी ने कमाई की, राजा के लिए जहरीला तीर खाकर। यही तरीका था इसे पाने का। राजा को लंबे समय से इसका अफसोस है, नहीं तो वह युवराज के गंभीर रूप से बीमार होने तक इंतजार नहीं करते एक शुभ विवाह के बारे में सोचने के लिए। इसके अलावा तुम्हारा भाई राजा की रक्षा करते हुए अपाहिज हो गया और यह उसने खुद ही मोल लिया। इसका वैंस परिवार से क्या लेना देना? चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बोलने की? क्लारा, यहाँ रोने धोने के बजाय तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। क्या तुम आज्ञाकारी होकर शादी में उसकी जगह लोगी, या फिर इस आंगन में रहोगी और मौत का इंतजार करोगी? ठीक है, मैं उससे शादी करूंगी। क्लारा, मत जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आर्थर को उसके पुराने अच्छे कमरे में वापस ले जाया जाए और सबसे अच्छी दवा मिले। आर्थर, मेरे आने का इंतजार करो। एक दिन मैं उन लोगों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई 1000 गुना चुकाऊंगी। शुभ मुहूर्त आ गया है। युवराज, कृपया दुल्हन का कक्ष में प्रवेश करें। यह दवा की गंध, यह तो आर्थर के कमरे से भी ज्यादा तेज है। कैसे? बिल्कुल वैसा ही जैसे आर्थर को जहर दिया गया था। ये पाताल विष के निशान हैं। युवराज, आपको भी बिल्कुल वही जहर दिया गया है। अरे नहीं, क्या मैंने उसे कुचल दिया? बचाओ, कोई है, बचाओ। कृपया युवराज शांत हो जाइए, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम कौन हो? एक वैवाहिक पोशाक, अब समझ आया। एक शुभ विवाह, राजा ने इतना भयानक विचार कैसे सोचा? क्या हुआ? युवराज जाग गए हैं। शुभ विवाह ने वाकई काम कर दिया। युवराज की जय हो, 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 युवराज की जय हो। तुम रुको। युवराज सच में कुछ खास है। नहीं, रुको, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साइमन, आपकी सेवा में। युवराज, मैं युवराज का निजी चिकित्सक हूँ। मैं अभी युवराज की नब्ज देखता हूँ। डॉक्टर साइमन, मैं युवराज की नब्ज देखता हूँ।
युवराज युवराज की टीम है, लेकिन जब वक्त साफ हो गया सुधार करा युवराज 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 सुधार की एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। अगर शाही चिकित्सक उन्हें ठीक कर पाते तो मेरे भाई आर्थर की मौत नहीं होती। डॉक्टर साइमन, क्या आप कोई तरीका जानते हैं पाताल विष को ठीक करने का? युवराज, महारानी को पता चला है कि युवराज होश में आ गए हैं। वो बहुत खुश हैं। वो आपसे महल में मिलने का अनुरोध करती हैं। संदेश देने के लिए धन्यवाद मैडम ग्रेटा। मैं तुरंत महारानी से मिलने जाती हूँ। पहले कृपया मेरे साथ आकर अपने कपड़े बदल ले। ठीक है। साइमन, मुझे यह समझाओ, दवा 7 दिन तक चलनी चाहिए थी। मैं सिर्फ 3 दिन में ही क्यों जाग गया? ओह धत युवराज, क्या आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं? शायद यह आपकी दुल्हन और उसके साथ आई शुभकामनाएं हैं। इसने जहर को भी बाहर निकाल दिया। मैं यह नहीं मानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज से 1 साल बाद तुम्हारी मौत की सालगिरह होगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? वह दवा कहाँ है जो मैंने मांगी थी? युवराज, मैं जानता हूं आपका शरीर अद्वितीय है। आप सैकड़ों जहरों को बेअसर कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। स्लैप्स लाइक एक्सेंस। युवराज, फिर से जहर लेना। शाही औषधालय के वो बूढ़े मूर्ख आसानी से धोखा नहीं खाते। जब से मेरे नाना का घर स्टेलिंग घराना राजद्रोह के झूठे आरोप में फंसा, माँ और मैं महल की गहराइयों में संघर्ष कर रहे हैं। अगर अब मेरी हालत अचानक सुधर जाए तो मेरे प्यारे पिता जरूर शक करने लगेंगे। उस औरत को मार दो। किस्मत, मैं इस पर यकीन नहीं करता और मुझे किसी आशीर्वाद वाली शादी की जरूरत नहीं है। युवराज, वह आर्थर की छोटी बहन है। 3 साल पहले उसने राजा की जान बचाई थी, इसीलिए यह शादी तय हुई थी। तो वही है। वह देशद्रोही क्या हुआ जिसने मुझे पाताल विष वाली चाय पिलाई थी? गुप्त काल कोठरी में बंद है। सेठ को बुलाओ, वह मेरे साथ काल कोठरी में आ रहा है। जी। महाराज, राजकुमार लुकास आए हैं। तुम जाओ। जी। पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लुकास, दरबार के अंदर और बाहर हाल ही में कुछ अफवाहें हैं। वे कहते हैं कि युवराज को जो जहर दिया गया वह तुम्हारा काम था। युवराज को जहर? मैंने? मैं ऐसे कैसे देशद्रोही विचार रख सकता हूँ? पिता, मैं आपसे सच देखने की विनती करता हूँ। अगर तुम नहीं थे तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है कि तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य पिछले कुछ सालों से खराब रहा है, लेकिन जब तक वह जीवित है तुम उसे वह सम्मान दिखाओगे जिसका वह हकदार है। क्या मैंने अपनी बात साफ कर दी? पिता, मैं आपके शब्द याद रखूंगा। तुम जा सकते हो। युवराज, वह कैसे जाग सकता है? पाताल विष का कोई इलाज नहीं है। दानिया के उस बर्बर ने कसम खाई थी। राजकुमार लुकास, चिंता मत करो। दवा और जहर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह जहर 30 साल पहले बनाया गया था। इसे आखिरी बैच से शुद्ध किया गया था। रहस्यमयी चिकित्सक के हृदय रक्त का इस जहर का प्रतिकार करने वाली एकमात्र चीज रहस्यमयी घाटी के वंशज का खून है, लेकिन अब उनकी पूरी वंशावली मिटा दी गई है। रहस्यमयी घाटी का वंशज? क्या यह हो सकता है कि एथन अभी भी रहस्यमयी घाटी से जुड़ा हुआ है? लेकिन स्टर्लिंग घराने पर छापा मारने से बहुत पहले ही रहस्यमयी घाटी पहले ही नष्ट हो चुकी थी। बोल, तुमने युवराज के खिलाफ क्यों किया, जिसने तुम्हें पाताल विष परोसने का आदेश दिया? क्या वह राजकुमार लुकास था? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। बोलोगे या नहीं? कम इन। तुम्हारा भेद बहुत पहले खुल चुका है विक्टर। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए हैं, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। एथन, राजधानी में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी मौत चाहते हैं। आको देखते हैं। जाओ, एक एक करके अंदाजा लगाओ। मैं क्यों अंदाजा लगाऊं? तुम मूर्खों, खुद ही रेंगते हुए बाहर आ जाओगे।
तुम्हें लगता है मुझे तुम जैसे मूर्खों की परवाह है? युवराज, लगभग सुबह हो गई है। युवराज के महल में। हाँ, वह दुल्हन जो शुभ विवाह से आई है अब तक रानी से मिल रही होगी। चलो वापस चलते हैं। अरे हाँ, आपके जागरण की खबर पूरे महल में फैल गई है। राजकुमार लुकास को भी राजा ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तुम्हें लगता है उसने तुम्हें जहर दिया था? आप प्रॉब्लम होने की जहर दिया। देखिए मदर, बात खोल के प्रॉब्लम लगता है। वही था, लेकिन वह कभी कबूल नहीं करेगा। मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। उठो महामहिम, आज महल में फैली सबसे खुशी की खबर निस्संदेह युवराज का जागरण है। मैं सोच रही हूँ कि महामहिम का आगमन महज एक संयोग था जो युवराज के जागरण के साथ एकदम सही समय पर हुआ, या फिर कुछ और ही चल रहा था। यह निस्संदेह इसलिए है क्योंकि युवराज स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित हैं। कितनी चतुर और तीखी जुबान वाली, उस व्यक्ति से काफी अलग जो 3 साल पहले महल के भोज में थी। उस समय वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के बावजूद तुम हमेशा राजकुमारों के पीछे पीछे घूमती रहती थी, अत्यधिक सेवाभावी बनकर, और उनकी चापलूसी करती थी। महारानी निश्चित ही मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर रही हैं। 3 साल पहले महल के भोज में आर्थर के पास जो थी वह मेरी छोटी बहन लूना थी। हो सकता है महल में इतने सारे कुलीनों को देखकर वह बस बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी, अपनी जगह भूल गई थी। बस वह सब तो बस अतीत की बचकानी हरकतें थीं। उन्हें क्यों उठा रही हो कि महामहिम युवराज को जगाने में सफल रहीं, चाहे संयोग से हो या न हो। इसका मतलब है कि आपकी नियति अत्यधिक लाभकारी है युवराज के लिए। कोई इसे कैसे सवाल कर सकता है? महामहिम, ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा स्वागत उपहार है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। ग्रेडा। हाँ। यहाँ हमारे पास $50 लाख हैं, 20 रोल बढ़िया रेशम और दुर्लभ मोतियों का एक बुशेल। तुम पहले चाहे जैसी भी थी, जिस क्षण तुमने युवराज के महल में कदम रखा तुम वलोरया की वैध युवराज्ञी हो। शुक्रिया माँ, मैं युवराज की अच्छी देखभाल करूंगी। अच्छी लड़की, अब तुम लौट सकती हो। $50 लाख। भले ही युवराज एक दिन चले जाएं, आर्थर और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, रोटी और कपड़े की चिंता करने की। तुम सब भी जा सकते हो। हाँ। युवराज, युवराज, माँ, ऐसा नहीं है। माँ, ऐसा नहीं है। राजद्रोह। 20 साल पहले स्टर्लिंग घराने पर राजद्रोह और दुश्मन से सांठगांठ का आरोप लगा था। रानी की मुहर जब्त कर ली गई थी। इन सभी सालों में मुझे डर है कि युवराज ने भी मेरी तरह ही मुश्किल समय बिताया होगा। युवराज जागिए, आप बुरा सपना देख रहे थे। तुम हो। तुम्हें मेरे पास आने की इजाजत किसने दी? युवराज, मैं सिर्फ आपको जगाना चाहती थी, मेरा आपको नाराज करने का इरादा नहीं था। मिस वेंस, लगता है आप मेरी सेहत की बहुत चिंता कर रही हैं। पता है, जिस पल मैं राजधानी लौटा शाही चिकित्सक ने मुझे देखकर कहा कि मेरे पास जीने के लिए 6 महीने से भी कम समय है। यहीं पर युद्ध के मैदान में मुझे तलवार से बींध दिया गया था। युवराज, युवराज, मैं तो चलता फिरता मुर्दा हूँ। माँ खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। शायद मुझे राजा से विनती करनी चाहिए कि शादी रद्द कर दें। तुम्हें शादी के लिए एक स्वस्थ आदमी ढूंढना चाहिए। कम से कम तुम्हारा जीवन स्थिर तो रहेगा। युवराज, ऐसी बात मत कहिए। जब तक आप जीवित हैं, मैं आपकी देखभाल करूंगी। अगर आप चल बसे तो मैं आपके लिए खूब चढ़ावा चढ़ाऊंगी और छुट्टियों पर आपको याद करूंगी। सोचो, दुनिया में अब भी ऐसे मूर्ख मौजूद हैं। कितना मजेदार है। युवराज, मैंने तय कर लिया है, मैं आपके साथ रहूंगी।
युवराज, चिंता मत कीजिए। आप मेरे भाई आर्थर की तरह हैं। आप दोनों अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की है। आप जरूर ठीक हो जाएंगे। अच्छे लोग, उनकी उम्र लंबी होती है। अच्छे लोग लंबी उम्र जीते हैं। शाही चिकित्सक। मैं कभी भी उन अच्छे लोगों में से एक नहीं रहा। युवराज, क्या आप खुद का बेहतर ख्याल रख सकते हैं? लेकिन मेरे पास आप यहाँ हैं, डॉक्टर साइमन। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। चिकित्सा ग्रंथों में कहा गया है कि रक्त मूंगा सभी रोगों को ठीक कर सकता है। तो आर्थर और युवराज के लिए आशा है ना? डॉक्टर साइमन, क्या शाही औषधालय में यह चमत्कारी जड़ी बूटी रक्त मूंगा है? युवराज, रक्त मूंगा अत्यंत दुर्लभ है। महल के भीतर भी केवल राजमाता के संग्रह में एक है। हालांकि एक समस्या है। यह बिल्कुल सही है। मैं अभी राजमाता से मांगने जाती हूँ। युवराज, रुकिए। युवराज, हमें क्या करना चाहिए? राजमाता आपको कभी पसंद नहीं करती थी। वह युवराज्ञी के लिए जरूर मुश्किल खड़ी करेंगी। ठीक है, उसे जाने दो। एक बार उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो जाने के बाद वह खुद वापस आ जाएगी। सेठ को उस पर नजर रखने दो। जी। मैं क्लारा वैंस विनम्रतापूर्वक महारानी से मिलने की प्रार्थना करती हूँ। मैं महारानी से रक्त मूंगा देने की विनती करती हूँ ताकि युवराज की जान बचाई जा सके। युवराज राजा के प्रति वफादार और जनता के प्रति प्यार करने वाले हैं और उन्होंने राज्य की बहुत सेवा की है। उनकी महारानी के प्रति निष्ठा तो सभी को स्पष्ट दिखाई देती है। मैं महारानी से दवा देने की विनती करती हूँ। तो तुम क्लारा हो। तुम जानती हो कि युवराज बीमार है। तुम उनके पास क्यों नहीं हो? उनकी देखभाल कर रही हो। राजमाता के महल में तुम्हारा क्या काम है? मेरी शादी को दूसरा दिन है। मुझे अपने बड़ों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। युवराज हमेशा आपके सबसे समर्पित पोते रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप, दादी माँ, युवराज की भी गहरी चिंता करती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, दादी माँ, कृपया उन्हें दवा दें। चाय लाओ। चूंकि महामहिम शिष्टाचार को महत्व देते हैं, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। राजमाता को चाय पेश करो। यह बहुत गर्म है, सीधे आग से आई है। इसे स्थिर पकड़ो, महामहिम। आपका हर शब्द और कार्य युवराज पर प्रतिबिंबित होता है। युवराज पर कलंक न लाने का ध्यान रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत अच्छा। तुम मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाती। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारो। अपमानजनक। ग्रेटा, तुम जानती हो कि मैं अब युवराज के सम्मान का प्रतिनिधित्व करती हूँ। अगर आज मुझे यहाँ मारा गया और बात फैल गई, लोग सोचेंगे कि आप, दादी माँ, युवराज को नापसंद करती हैं। आप दयालु और करुणामय हैं, दादी माँ। निश्चित रूप से आप युवराज की अवहेलना नहीं करेंगी। तुम यही घुटने टेकोगी। युवराज, युवराज्ञी अभी भी घुटने टेके हुई हैं राजमाता के महल के बाहर। राजमाता बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि वह रक्त मूंगा दे रही हैं राजकुमार लुकास को उसके स्वास्थ्य के लिए। वह इसे युवराज्ञी को नहीं देंगी। मेरे लिए वह इतनी हद तक जाएगी। जाओ और लॉर्ड गिदोन को इसकी सूचना दो। वह कभी मेरे गुरु थे और दरबार में उनका काफी प्रभाव है। वह बस चुप नहीं बैठेंगे। जी युवराज। युवरागी, मुझे साफ साफ कहने दीजिए। राजकुमार लुकास ने राहत कार्यों में कड़ी मेहनत की है। राजमाता ने पहले ही फरमान जारी कर दिया है कि रक्त मूंगा राजकुमार लुकास को उसके स्वास्थ्य के लिए दिया जाए। तो क्या राजमाता को वास्तव में परवाह नहीं है युवराज के जीने या मरने की? आर्थर और युवराज के लिए
मैं हार नहीं मानूंगी। युवराज्ञ, नम्र बनिए। भले ही आप जिंदगी भर यहाँ घुटने टेके रहें, इस रक्त मूंगा का एक टुकड़ा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये है मेरी नई भाभी। क्या कहने हैं, कमाल का रूप है। घुटने टेके हुए भी मनमोहक लग रहे हैं। क्या बात है युवराज्ञ, इतनी बिखरी हुई दिख रही हैं। अभिवादन युवराज। युवराज्ञ ने युवराज की तरफ से रक्त मूंगा मांगा और राजमाता को नाराज कर दिया। क्या मैंने तुमसे पूछा? अभी यहाँ से निकल जाओ। जी। क्लारा, यह रक्त मूंगा बेहद कीमती है। दादी माँ ने अभी फरमान जारी किया है कि इसे मुझे दिया जाए। तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए। आरक 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 आरक, तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए। राजकुमार लुकास, कृपया कुछ सम्मान दिखाइए। क्लारा, मत भूलना, मेरे प्यारे भाई रोज खून उगलते हैं। मुझे डर है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। सही दवा के बिना मुझे डर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम युवराज को इस तरह बद्दुआ कैसे दे सकते हो? उसमें कुछ जोश है युवराज। आप फिलहाल जहर से बीमार हैं। अगर आप युवराज्ञ का बचाव करने बाहर जाते हैं तो यह निश्चित रूप से शक पैदा कर देगा राजमाता और राजकुमार लुकास के मन में। यह उसका बचाव करने के बारे में नहीं है, मैं तो बस राजमाता का नाटक देखने आया हूँ। जोशीली, मुझे ये पसंद है। तुम्हें बस उस मरते हुए आदमी को बचाने के लिए रक्त मूंगा चाहिए, है ना? मुझे छोड़ दो, मेरे पास यहाँ बहुत है। अभी मेरे साथ चलो। छोड़ दो। नाटक बंद करो। छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। क्लारा यहाँ युवराज के लिए दवा मांगने आई है। यह पितृभक्ति का सच्चा उदाहरण है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह अपमानित करने की? मुझे याद है कि रक्त मूंगा एक उपहार था। ये हर तरह की बीमारी ठीक कर सकता है। जी माननीय, यह सही है। युवराज की जान इस दवा पर निर्भर है। क्या आप कह रहे हैं कि राजकुमार लुकास की हालत भी इतनी गंभीर है कि उसे बचने के लिए रक्त मूंगा चाहिए? हम मानते हैं कि राजकुमार लुकास कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और भी कई टॉनिक उपलब्ध हैं। आपको युवराज से उसी रक्त मूंगे के लिए क्यों प्रतिस्पर्धा करनी है? क्लारा के लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने बस देखा कि महामहिम घुटने टेकने से थक गई लग रही थी, तो मैंने मदद का हाथ बढ़ाया, बस इतना ही। मैं अभी दादी माँ से जाकर विनती करता हूँ कि वे एथन को दवा दे दें। महाराज, हम विनती करते हैं कि आप हमें रक्त मूंगा प्रदान करें ताकि युवराज की जान बचाई जा सके। महाराज, महाराज, कुछ बहुत बुरा हो गया है। लॉर्ड गिदोन और 2 अन्य अधिकारी हमारे महल के दरवाजे पर खड़े हैं। युवराज के लिए दवा की मांग कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? वह कैसे संभव है कि उसने दरबार के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया? युवराज, रक्त मूंगा आप तक पहुंचाया जाएगा बहुत जल्द। युवराज की पत्नी वाकई आपके प्रति समर्पित है। स्वाभाविक है, मेरी युवराज की पत्नी को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। उस बूढ़ी चुड़ैल की दवा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन एक पल में अगर वह मुझसे उसे लेने की विनती करेगी तो शायद मैं उसे खुश करने के लिए कुछ घूंट पी लूं। युवराज, पहले तुमने मुझे मजबूर करने के लिए महल में घुटने टेके, अब तुमने मेरी निंदा करने के लिए भीड़ जुटाई है। शाही शिष्टाचार के प्रति तुम्हारा क्या सम्मान है? महाराज, मैं आपको मजबूर करने की हिम्मत नहीं करती। युवराज हमारे राष्ट्र के स्तंभ हैं, जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना खून बहाया है। अगर ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को उस दवा से वंचित रखा जाता है जो उसे बचा सकती है, तो जनता इसे कैसे देखेगी? इतिहास इसे कैसे दर्ज करेगा? महाराज, कृपया विचार करें। वलोरिया दयालुता और पितृभक्ति से शासन करता है। अगर आज हम खड़े होकर देखते हैं कि एक ऐसी जान चली जाती है जिसे हम बचा सकते थे, तो जनता कैसे देखेगी हमारे वलोरिया शाही परिवार की गरिमा को? दादी माँ, यह है। युवराज पहले से ही गंभीर रूप से बीमार है, जिससे पूरा दरबार और देश अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 सालों से सब कुछ लुकास ही कर रहा है। वह युवराज की जगह रीजेंट बनकर आपदा राहत का प्रबंधन कर रहा है। रक्त मूंगा जैसी दुर्लभ निधि लुकास जैसे किसी को ही मिलनी चाहिए, एक ऐसे राजकुमार को जो वास्तव में राज्य का भविष्य संभाल सके। युवराज ने इस राज्य के लिए मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। राजकुमार लुकास ने उनकी अनुपस्थिति में राहत कार्यों की देखरेख की। वह तो बस उनका काम था। अब युवराज अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी आप जीवनदायी दवा रोककर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को देने की योजना बना रही हैं। यही वह बात है जो सचमुच दिलों को ठंडा कर देती है। पूरे राज्य में हर किसी के रक्त मूंगा मेरा है, मैं नहीं दे रही। क्या तुम जबरदस्ती से लेने की कोशिश करने वाली हो?
मेरी हिम्मत नहीं। मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन युवराज तो सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। आप इसे इतनी हल्के में कैसे ले सकती हैं? मैंने राजाओं की 2 पीढ़ियों की सेवा की है। मैं यहाँ घुटने टेक कर कभी न उठने को तैयार हूँ। मैं बस यही विनती करता हूँ कि जीवनदायी दवा युवराज को प्रदान करें। हम अनिश्चित काल तक यहाँ घुटने टेके रहने को तैयार हैं। हम बस यही मांग करते हैं कि अनिश्चित न को दूनाबाद को बाद होने लगाता है। इस तालीबाद के दूनाबाद नाराय के बाद नाराय अनिश्चित काल महारानी माँ रक्त मूंगा प्रदान करें। आपकी नजरों में क्या मैं महारानी माँ अभी भी कोई अधिकार रखती हूँ? समय ठीक है, जाओ हलचल मचाओ, महारानी माँ को मजबूर करो। समझ गया? लेकिन क्या पुलिस शाही बारी। युवराज, बुरी खबर है, युवराज गिर गए हैं, खून की उल्टी कर रहे हैं। वैद्य कहते हैं कि जल्द दवा न मिली तो वह आज रात भी नहीं बच सकते। युवराज। महाराज, स्थिति को देखते हुए क्या आप अभी भी दवा देने को तैयार नहीं हैं? मैं महाराज से दवा प्रदान करने की विनती करता हूँ। दादी माँ, बस उसे दे दीजिए। मेरे पास एक और योजना है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पहरेदारों, खजाने में जाओ, मेरे लिए रक्त मूंगा लेकर आओ। जहाँ तक रक्त मूंगे के दूसरे हिस्से की बात है, मैंने पहले ही सेठ को सौंप दिया है कि वह युवराज के महल में ले जाकर उबालें। युवराज को अब तक स्वस्थ हो जाना चाहिए। रक्त मूंगे का यह आधा हिस्सा मुझे इसे जल्द से जल्द अपने भाई आर्थर तक पहुंचाना है। क्लारा। आर्थर कहाँ है? आर्थर वापस चले गए हैं अपने कमरे में। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ हो। तुम अपने शयन कक्ष में क्यों नहीं लौटी? पता चला तुम आर्थर को बचाने के लिए भाग रही थी। तो यह सब समय तुम उस दवा के लिए बेताबी से भीख मांग रही थी, शुरू से अंत तक, बस उसी के लिए। युवराज, आपने मुझ पर पीछा करवाया। युवराज, मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा। मैंने आपके पास रक्त मूंगा का आधा हिस्सा छोड़ दिया था। मुझे पता है, तुम्हें डर है कि अगर मैं मर गया तो शादी रद्द हो जाएगी और तुम्हें और आर्थर को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। युवराज, आपने जरूर गलत समझा है। लेकिन आप, युवराज, फिर भी भागकर पहले आर्थर को बचाने घर गई, है ना? तुम्हें पता था कि मैं खून उगल रहा हूँ, गंभीर रूप से बीमार हूँ, फिर भी तुमने मुड़कर अपने भाई के पास चली गई। अगर तुम उसकी इतनी परवाह करती हो तो फिर क्यों परेशान होती हो एक मरते हुए युवराज की सेवा करने आने में? युवराज, आप ईर्ष्या तो नहीं कर रहे? ईर्ष्या? क्या आप जानती हैं, युवराज, शाही परिवार का एक अलिखित नियम है। अगर युवराज की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकता तो उसे उसके साथ जिंदा दफनाया जा सकता है, पति पत्नी एक साथ, शाही मकबरे में। यह भयानक है। आर्थर, उसकी हालत बिगड़ रही है। आर्थर, आर्थर। क्लारा, तुम आखिरकार लौट आई। मुझे दवा मिल गई। यह रक्त मूंगा है जो हर बीमारी ठीक कर देता है। जल्दी करो, जाओ दवा तैयार करो, जल्दी करो। कोई फायदा नहीं क्लारा, मुझे डर है मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। युवराज, मुझे शर्मिंदगी है। अब से क्लारा आपकी देखभाल में रहेगी। आर्थर, तुम ठीक हो जाओगे। तुमने मुझसे वादा किया था, हम साथ में अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तुम बहुत बुरी लग रही हो। लो, अपना चेहरा पोंछ लो। शुक्रिया, युवराज। मुझे पता है तुम अभी चिंतित हो, लेकिन मुझे जहर दिया गया था उससे कहीं ज्यादा, और मैं नहीं मरा। तुम्हारा भाई भी नहीं मरेगा। रो मत। शुक्रिया, युवराज। क्या तुम मेरे लिए आर्थर का ध्यान रख सकते हो?
मैं जाकर देखती हूँ कि दवाई तैयार है या नहीं। जाओ। वहीं रुक जाओ। तुम्हें किसने कहा कि आर्थर के लिए दवाई ले जाओ? लूना, आर्थर की हालत बहुत गंभीर है। उनकी महारानी ने कुछ रक्त मूंगा लाया है और मुझे इसे पकाने का आदेश दिया है, ये कहते हुए कि यह हर बीमारी ठीक कर सकता है। हर बीमारी ठीक कर सकता है? रॉबर्ट, हम उस निकम्मे आर्थर को ऐसी चमत्कारी दवाई बर्बाद करने कैसे दे सकते हैं? रूबी, तुम वहां खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से दवाई एवलिन को दे दो। उस निकम्मे आर्थर ने वैंस परिवार का इतना छांदी बर्बाद कर दिया है। उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। माँ, इसे पी लो, इससे क्लारा को सबक मिलेगा। रक्त मूंगा आर्थर की जान बचाने वाली दवाई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की? क्लारा, देखो अपनी दयनीय नीच प्रकृति को। यह तो बस एक कटोरी दवाई है। क्लारा, तुम्हारी हर चीज वैंस परिवार की है। अगर तुम्हारी माँ को यह चाहिए तो तुम्हें इसे सौंप देना चाहिए। मेरी माँ तो कब्र में है। तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता ऐसा करने से? कर्म? अगर तुम्हारा वह निकम्मा भाई न होता तो क्या तुम्हारे पिता फांसते और इतने समय से प्रमोशन के बिना अटके रहते? क्लारा, तुम्हें लगता है युवराज से शादी करके तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओगी? युवराज तो पहले से ही लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं। एक बार वह चला गया तो देखते हैं तुम यह अकड़ कितने दिन तक बनाए रख पाती हो। क्या तुम मुझे मरता हुआ देखने के लिए इतने बेकरार हो? युवराज, युवराज, क्राउन प्रिंस की जय। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? घुटने टेको। क्राउन प्रिंस की जय। जय? तुम सब मेरी मौत की कामना कर रहे हो। मैं कैसे लंबा जीऊं? एक अपाहिज जिसे पाताल विष से जहर दिया गया है, वह और कितने दिन चलेगा? तुम मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज के सामने ऐसी बकवास करने की? बेवकूफ, क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? युवराज, वह छोटी है और कुछ नहीं जानती। मैं विनती करता हूँ, कृपया उसकी धृष्टता को नजरअंदाज कर दीजिए। वैंस परिवार को बख्श दीजिए। फिर भी मैं आखिरकार अभी भी युवराज हूँ। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। अगर मेरी क्राउन राजकुमारी न होती तो आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दे देता। क्या वे अक्सर तुम्हें परेशान करते हैं? तुम मेरी क्राउन राजकुमारी हो। उन्होंने अभी युवराज की बुराई की है। तो मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारी इज्जत बचानी होगी। देखा, इस तरह से किया जाता है। उन्हें तब तक पीटो जब तक वे समझ न जाए कि वैंस परिवार का असली मालिक कौन है। तुम्हारी बारी, करो इसे। यह एक आर्थर के लिए बदला है। और यह एक मेरी माँ के लिए है, उस दहेज के लिए जो तुमने उससे छीन लिया और चुरा लिया। क्लारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारा पिता हूं। यह देशद्रोह है। पहले जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे परेशान किया और तुम चुपचाप देखते रहे, क्या तुमने कभी हमारे पिता बेटी के रिश्ते के बारे में सोचा? भले ही वैंस परिवार ने कुछ गलत न किया हो, भले ही वे पूरी तरह से निर्दोष हों, अगर वे तुम्हें नाराज करते हैं, तुम उन्हें जैसे चाहो वैसे संभाल सकती हो। युवराज, क्या आप कह रहे हैं क्या मैं युवराज के महल के अधिकार का उपयोग कर सकती हूँ और राजकुमारी के रूप में अपने दर्जे का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव डालने के लिए कर सकती हूँ? नहीं, तुम्हें वही करने का अधिकार है जो तुम चाहती हो। तुम सब यहाँ घुटने टेको। जब तक महामहिम संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक तुम उठ नहीं सकते। कृपया दया करें युवराज।
हमारा लगभग खत्म हो गया है, अब हम क्या करें? घबराओ मत, क्या मेरे पास आधा नहीं बचा है? बस सेठ को लाने के लिए कहो। जी युवराज। मेरी अनुमति के बिना अगर तुम में से किसी ने उठने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे सिर कटवा दूंगा। शुक्रिया युवराज, शुक्रिया युवराज, शुक्रिया युवराज। युवराज, मुझे साफ याद है कि पाताल विष के खिलाफ रक्त मूंगा बेअसर है। BR सबसे ज्यादा यह सिर्फ दर्द कम कर सकता है। मुझे पता है, लेकिन अगर महामहिम की सारी उम्मीद टूट गई तो उसका दिल टूट जाएगा। सेठ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसके भाई को सुरक्षित रखूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना वादा तोड़ने वाला आदमी हूं? आर्थर, तुम्हारी दवाई आ गई है। पाताल विष का एकमात्र इलाज बस मैं हूं। युवराज, क्या हुआ? जरूर पहले वाला गुस्सा है, उससे थोड़ा चक्कर आ रहा है। युवराज, आप ठीक तो हैं? अब मैं बहुत बेहतर हूं, मैं ठीक हूं। अपने भाई को दवाई पिला दो। शुक्र है, आखिरकार आर्थर सुरक्षित है। क्लारा, क्या आज उन्होंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, आपकी सुरक्षा में किसी की हिम्मत नहीं होगी। सेनापति वैंस, आपने महाराज की जान बचाई थी। आप तब उसे वैंस परिवार के घर से ले जा सकते थे, तो फिर सिर्फ खड़े रहकर उसे ऐसे देखते रहे कि उसे उन सभी भेड़ियों के बीच लड़ना और साजिश रचनी पड़े। उसे देखना, उन भेड़ियों और बाघों से लड़ते देखना, बिल्कुल अकेले। वैंस परिवार के बिना भी दूसरे सांप तो होते ही। मुझे उसे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करना पड़ा। वह एक वफादार दिल वाली लड़की है। मैं बस इतनी चाहता हूं कि युवराज उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। आर्थर, तुम्हारे ख्याल से तुम और कितने दिन जियोगे? मैं उस दिन तक जीता रहूंगा जब तक क्लारा वैंस परिवार से मुक्त नहीं हो जाती। फिर अंदाजा लगाओ कि मेरे पास कितना समय बचा है। अगर युवराज तैयार हैं, तो उसका जीवन दुखों से मुक्त होगा। मैं बस चाहता हूं युवराज से एक वादा। राजधानी वापस लौटते समय मेरे करीबी किसी ने मुझे धोखा दिया और मुझे पाताल विष मिली चाय पिलाई। मेरी जानकारी के मुताबिक यह निषिद्ध दवा केवल दान्या के शाही परिवार द्वारा ही बनाई जाती है। तो युवराज कह रहे हैं कि जिसने आपको जहर दिया वह दान्या का युवराज था? एक पत्थर से दो शिकार। तुम उस जंगली को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो। तो आप जानते हैं कि किसने किया? सेनापति वैंस, आप समझदार आदमी हैं। कुछ बातें कहने से बेहतर है कि न कही जाए। चलो, यही हमारी चर्चा समाप्त करते हैं। जब से आर्थर अपमानित हुआ है, राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया है वैंस परिवार पर। अब हमने युवराज को नाराज कर दिया है। मुझे पदोन्नति कब मिलेगी? रॉबर्ट, अब हमें क्या करना चाहिए? जो हो गया सो हो गया। वैंस परिवार को बचा सकने वाला एकमात्र व्यक्ति राजकुमार लुकास है। रॉबर्ट, क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार लुकास हम पर ध्यान भी देगा? सही कहा। चलो, युवराज्ञी पर कोई गंदगी ढूंढते हैं। एक बार हमारे पास युवराज्ञी पर गंदगी हो जाए तो हम राजकुमार लुकास को अपनी वफादारी समर्पित कर देंगे। रूबी, यहाँ आओ। ध्यान से सुनो, जाओ और उन पर नजर रखो। अब जाओ। जी। क्लारा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास और कितना समय बचा है। अब जब युवराज तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो मैं चैन से रह सकता हूं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
मुझे शक है कि माँ की मौत प्रसव के दौरान हुई जटिलताओं से नहीं हुई थी। इन वर्षों में मैंने सुना है कि माँ ने पिता को पकड़ा था। रक्तचंद्र मंडप में मौज मस्ती करते, आज 15 मानते, इनकोड़ते, मरसव करते, लगेनत करते हैं, जिससे उन्हें गंभीर रक्तस्राव हुआ और समय से पहले जन्म हुआ। और वह रक्तचंद्र मंडप एक मनोरंजन गृह एवलिन द्वारा गुप्त रूप से चलाया जाता है। तुम्हें लगता है कि माँ की मौत एवलिन और पिता ने मिलकर साजिश रची थी? युवराज, यह छोटी सी दासी चुपके घूम रही थी और खिड़की के नीचे बातें सुन रही थी। कृपया मुझे बख्श दीजिए युवराजो, मैं तो बस गुजर रही थी। अगर तुम सच नहीं बताओगे सेठ, तो इसे काटकर कुत्तों को खिला दो। हाँ, मैं बोलूंगी। ये रॉबर्ट था। उसने मुझसे कहा कि मैं युवराज के बारे में गंदी बातें खोजूं, ताकि मैं राजकुमार लुकास की नजरों में अच्छी बन सकूं। मेरा परिवार गरीब हो। रॉबर्ट ने मुझे पैसे दिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कृपया युवराज दया करें, मैं कसम खाती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। रुको, क्या तुम लूना की दासी नहीं हो? तो फिर तुम अचानक आर्थर की देखभाल क्यों कर रही हो? लूना ने मुझसे कहा कि मैं अक्सर आया करूं और आर्थर की खबर लेती रहूं, ताकि वो सिर्फ अपने कमरे में अकेला न रहे और किसी को कुछ पता न चले। मैं समझ गई। तो फिर तुम्हें उनके सारे गंदे छोटे छोटे राज पता होंगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, मुझे रक्तचंद्र मंडप का कागजात लाकर दो। अगर नाकाम रही तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शुक्रिया महामहिम, और आपकी दया के लिए शुक्रिया महामहिम। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। मैं आपके लिए श्रीमती वैंस का कागजात लेकर आऊंगी। जाओ, उस पर कड़ी नजर रखो। जी इंगवत। क्या चालाक चाल है पीछे हटकर आगे बढ़ने की। तुम अभी युवराज के महल में आई हो और तुम इतनी बड़ी हो गई हो क्लारा। यह सब युवराज के समर्थन की वजह से है। मेरी युवरागी स्वाभाविक रूप से बाकियों से कहीं बेहतर है। तुम ठीक तो हो आर्थर? माफ कीजिए युवराज। क्या तुम्हें नाशपाती चाहिए आर्थर? मैं तुम्हारे लिए छील कर लाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक कप गर्म चाय लाती हूँ। मैं अचानक तेज दर्द महसूस हो रहा है। युवराज, क्या आपको सर्दी लग गई? आउच! मेरा पेट दर्द कर रहा है। शायद हमें डॉक्टर साइमन को आपको देखने के लिए बुलाना चाहिए। तुम इस बात पर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? अरे नहीं, मेरा एंजाइना। ओह दर्द। मुझे सिर दर्द है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस हो गया, तुम दोनों कुछ गंभीर बात करते हैं। युवराज, मेरी माँ के मामले को पलटने के लिए केवल संपत्ति का विलेख पर्याप्त नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए और अपने गवाह को तैयार करना चाहिए। आर्थर, जल्दी ठीक हो जाओ। जब मेरी माँ का मामला सुलझ जाएगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगी ताकि तुम बाहर निकल सको। ठीक है, ठीक। तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा आर्थर। मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना युवराज। मैं काम। यह अपमान, मैं तुमसे इसका दोगुना बदला लूंगा। मैं उत्सुक हूं, आप वास्तव में यह कैसे करने की योजना बना रहे हैं लॉर्ड वैंस? अरे युवराज, मैं पहले अपने होश हवास में नहीं था। मैं बिल्कुल बकवास बोल रहा था। युवराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुम्हें बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। तुम इतने अंधे कैसे हो सकते थे कि मेरी माँ का इतना दुखद अंत होने दिया? लॉर्ड वैंस, आर्थर आखिरकार तुम्हारा अपना बेटा है। सिर्फ इसलिए कि ज़हर देने के बाद वह कभी राजा का पक्ष वापस नहीं पा सका, तुमने उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। क्या तुम एक पिता भी हो? मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। और तुम? अगर मैं फिर से आधा शब्द भी सुनूं जो सेनापति वैंस के बारे में बदनामी करता हो, तो मैं संकोच नहीं करूंगा तुम्हारा चेहरा जख्मी करवाने से, ताकि तुम भी महसूस कर सको कि चेहरा दिखाने में शर्मिंदगी क्या होती है। जी, मैं युवराज की चेतावनी मानूंगी। अब से मैं क्लारा वैंस परिवार से कोई और लेना देना नहीं रखूंगी। जब तक आर्थर ठीक हो रहा है, तुम्हें उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। अगर उसे कुछ भी होता है, तो युवराज को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरे दिल से उसकी सेवा करूंगी। अगर ऐसा है तो मैं युवराज से दया की विनती करती हूँ, उन्हें उठने दीजिए। मेरी राजकुमारी दयालु है और उनसे बदला नहीं लेंगी। अब यहाँ से चले जाओ। शुक्रिया युवराज। शुक्रिया युवराज। मैं युवराज को अपना सम्मान प्रकट करती हूँ। युवराज, क्रिम्सन मून पैवेलियन का कागजात लाया गया है। ये दोनों व्यक्ति वही दाई और डॉक्टर हैं जिन्होंने उस समय बच्चे को जन्म दिलाया था। अब हमारे पास गवाह और भौतिक साक्ष्य दोनों हैं। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? आखिर हुआ क्या था उस समय? मेरी माँ की मौत आखिर हुई कैसे? युवराज, मैं क्रिम्सन मून पैवेलियन में काम करता था। वहाँ की गणिकाओं के अस्वस्थ मामलों से निपटता था। जब आपकी माँ गर्भवती थी और क्रिम्सन मून पैवेलियन आई तो मैं वहाँ मौजूद था उस समय। बोलो, आखिर हुआ क्या? श्रीमती वैंस ने आपकी माँ को सीढ़ियों से धकेल दिया और उनका खून बहना बंद नहीं हुआ। उनकी एक ही इच्छा थी कि बच्चे की जान बचाई जाए। हम किसी क्लिनिक नहीं गए बल्कि पास के एक झोंपड़े में चले गए। हमने हर संभव कोशिश की और आखिरकार बच्चे को जन्म दिलाया। माँ, तो सचमुच एवलिन ने ही यह किया था? और वह रॉबर्ट वैंस ने मेरे परिवार से मुझे धमकाया। आपकी माँ अभी भी जीवित थी। अगर उन्हें सही इलाज मिला होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन रॉबर्ट वैंस ने मुझसे छेड़छाड़ करवाई। रक्त अजमाव औषधि में मैं मरने लायक हूँ अपने अपराधों के लिए। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। युवराज, मेरी जान बख्श दें। इन सभी को ले जाओ और कड़ी निगरानी में रखो। जी। मैंने गलती की। युवराज, मेरी जान बख्श दें। युवराज, रॉबर्ट वैंस एक क्रूर पति है और एक प्यार न करने वाला पिता। एवलिन वैंस ने मेरी सगी माँ को मारा। सारे पुराने और नए बैर के लिए मैं उनसे ब्याज समेत वसूल करूंगी। मैं नहीं चाहती और मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती। मैं उनसे हर पैसा वापस दिलवाऊंगी, ब्याज समेत। मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। तो फिर हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। युवराज, वैंस हवेली में आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। क्या ऐसा है युवराज? तो आप ऐसा सोचती हैं? मैं सोचने लगा था कि कहीं आज मेरे व्यवहार ने आपको डरा तो नहीं दिया। तो आप क्या सोचती हैं? क्या मैं एक निर्दयी, खून पसीना एक कर देने वाला पागल हूँ? बिल्कुल नहीं युवराज, आप मुझे क्या समझते हैं? कोई नाशुक्रा बदनसीब जिसे सही गलत का फर्क नहीं पता? युवराज, अचानक से मुझे मेरा सिर फटा जा रहा है और दिल में दर्द हो रहा है। ठीक है, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। तुम्हें मुझे सहारा देना होगा। युवराज, आपकी यह हालत, यह इतनी जल्दी कैसे आ जाती है और ऐसे ही चली भी जाती है? यह तो बड़ा अजीब है। युवराज, चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। मैं क्लारा वैंस आरोप लगाती हूँ रॉबर्ट वैंस और मेरी सौतेली माँ एवलिन वैंस पर अपने स्वार्थ के लिए उनके अड्डे क्रिम्सन मून पवेलियन में मेरी सगी माँ लिली की हत्या का। उन्होंने माँ और बच्चे दोनों की हत्या करने में लगभग सफलता पाली थी। उन्होंने मेरी माँ को समय से पहले जन्म देने पर मजबूर किया और रॉबर्ट ने मदद करने से इनकार कर दिया। उसने डॉक्टर को भी मजबूर किया कि वह मेरी माँ को खून बहते हुए मरने दे। मैं माननीय से कानून को बरकरार रखने की विनती करती हूँ। रॉबर्ट वैंस, क्या तुम दोष स्वीकार करते हो? युवराज माननीय, यह एक पारिवारिक मामला है। यह मेरे और मेरी बेटी के बीच का मसला है। जरूर कोई गलतफहमी होगी। हम इसे आपस में ही सुलझा सकते हैं। आपको माननीय परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी महामहिम आप पर मुकदमा नहीं चलाना पहले से ही एक दया का कार्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्लारा, तुम नालायक लड़की। मैंने तुम्हारे साथ कभी क्या बुरा किया है? युवराज, क्लारा का मुंह हर तरह की बकवास उगलता है। उसकी एक भी बात मत मानना। वह हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है। एवलिन, यहाँ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे युवराज को परेशान करने को नहीं कहा था। घुटने टेको। मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा रही। यह भौतिक साक्ष्य है।
यह क्रिम्सन मून पवेलियन में ही था, जहां उसने रॉबर्ट और एवलिन को व्यभिचार करते पकड़ा। उस झटके ने उसे समय से पहले प्रसव पीड़ा में डाल दिया। यह क्रिम्सन मून पवेलियन का संपत्ति विलेख है और जिस मालिक का नाम दर्ज है वह एवलिन है। तुम्हें मेरा विलेख कैसे मिला? उस दिन की दाई और डॉक्टर को भी अंदर लाओ। मानिए, मैं दोषी हूँ। मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था एवलिन के $10,000 इतनी भयानक चीज करने के लिए। यही वो आदमी है, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। वही है, मैं उसे किसी और के साथ भूल नहीं सकता। क्लारा, क्या तुमने पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? क्या तुम वैंस परिवार को एक बार और हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहती हो? मेरी माँ तुमसे 1 दशक से भी ज्यादा समय से विवाहित थीं। उन्होंने कौन सी कठिनाई नहीं झेली? और तुमने क्या किया? तुमने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, एक असहाय नवजात पर। कहा कि मैं अपनी माँ को मारने के लिए अभिशप्त हूँ। तुमने मेरी सौतेली माँ को मुझ पर और आर्थर पर अत्याचार करने दिया। मैं तो बस न्याय मांग रही हूँ, मेरी माँ के लिए न्याय। हमारे पास गवाह और भौतिक साक्ष्य दोनों हैं। रॉबर्ट वैंस, महामहिम युवराज जी ने आप पर आरोप लगाया है। क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? मैं अपनी दिवंगत पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं सब इनकार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, किसी ने कभी सुना है कि बेटी अपने ही पिता पर मुकदमा करे? उस जैसी कुपुत्र वंशज ही सजा की हकदार है। लिली मेरी सगी माँ थी। अपनी माँ के लिए न्याय मांगना अनुचित नहीं है। मेरी माँ पर हमला हुआ, उन्हें समय से पहले प्रसव के लिए मजबूर किया गया और गंभीर रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं एक समर्पित बेटी बनने का नाटक करती, पिता पुत्री के प्यार का ढोंग रचती, सही और गलत से आंखें मूंद लेती, तो वही सच्चा कुपुत्रता का कार्य होता। मैंने भी वही गलती की है जो दुनिया का हर आदमी करता है। इसमें गलत क्या है? न सिर्फ मेरी आंखें खराब हैं, बल्कि मेरा दिल भी ठीक हालत में नहीं है। मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। युवराज, लेकिन वे अब अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं इस फैसले में किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक यह मामला अनसुलझा रहेगा, मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिलेगी। मैंने युवरागी से एक शुभ विवाह किया था, एक शुभ विवाह के तौर पर। अगर उसे कोई अफसोस रह गया तो मुझे डर है कि इससे सिर्फ बदकिस्मती ही आएगी। सबूत निर्विवाद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? डॉक्टर और दाई को पकड़कर कालकोठरी में डाल दो। उन्हें 20 कोड़े लगाओ। 40 कोड़े। 40 कोड़े। रॉबर्ट वैंस और एवलिन वैंस को पकड़कर कालकोठरी में डाल दो। हम पर अत्याचार हो रहा है, माननीय। बहुत अच्छा। एक छोटी सी सजा, बड़ी चेतावनी के तौर पर रॉबर्ट वैंस और बाकियों के लिए। यह तुमने खुद ही मोल लिया है। एक बार कालकोठरी में डाल दिए जाएंगे तो कड़ी पूछताछ में वे सब कुछ उगल देंगे। माननीय, आप भी यही कहेंगे ना? हाँ। पापा, माँ, पिता, लूना, वे आपको कालकोठरी में घसीट रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? माँ, ये जगह अब सेनापति का महल है। पहरेदारों, लूना को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। जी। नहीं। तुम्हें यह करने का कोई अधिकार नहीं है। माँ, चलो आगे बढ़ो। अब चलो। युवराज, मुकदमे से आप बहुत थक गए होंगे। चलो घर चलते हैं। युवराज, युवराज, आज जो हुआ वह महाराज तक पहुंच चुका है। महाराज तुम्हें महल में बुला रहे हैं, महाराज से मिलने के लिए। मैं अभी चलती हूँ। मैंने युवराज के रुतबे का इस्तेमाल किया अपने ही पिता पर केस करने के लिए। यह पितृभक्ति के बिल्कुल खिलाफ है। महाराज मुझसे बहुत नाराज होंगे। क्या इससे युवराज भी फंस जाएंगे? मैं आपसे मिलने आई हूँ, पिता। क्लारा वैंस, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हें एहसास है कि तुम जो कुछ भी कहती और करती हो वो युवराज पर असर डालता है। यह
ठीक इसलिए है क्योंकि महाराज बड़ी तस्वीर देखते हैं और युवराज के महल की प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं कि आप इसे जाने देना चुनेंगे। इसलिए आज अधिकारियों के पास जाने के बारे में मुझे बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। युवराज, 2 घंटे हो गए हैं। अगर आप इतने चिंतित हैं तो हम सीधे महल क्यों नहीं चलते और उनकी महारानी को बचा लाते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चिंतित हूँ? लेकिन आप पहले ही दरवाजे की तरफ कई बार देख चुके हैं। क्या यह उनकी महारानी की चिंता के कारण नहीं है? उसे खुद पर खड़े होना सीखना होगा। अगर वह पिता का भी सामना नहीं कर सकती तो वह मेरी युवरानी कैसे बन सकती है? यह चाय, इसका स्वाद इतना खराब क्यों है? कृपया सहन करें युवराज, मेरी चाय बनाने की कला उनकी महारानी की तुलना में कुछ भी नहीं है। युवराज, आप कहां जा रहे हैं? आप अभी लौटे हैं। उसे वापस लाने, चाय बनाने। सजा मैं भुगत लूंगी। तुम पिता, क्लारा, वह निष्पक्ष और न्याय संगत है और बेहद वफादार भी। आप उसे घुटने टिकवा क्यों रहे हैं? उसने राज परिवार को कलंकित किया है। युवराज, तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो। युवराज, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? पिता, मैं ठीक हूं। बस पिछले कुछ दिनों से जब भी वह मेरे पास नहीं होती मैं बुरे सपने देखता रहता हूं। मैं सपने में देखता हूं कि कोई लुकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कि लुकास शायद। ऐसा है? अच्छा, तुम अभी जा सकते हो। और लुकास की बात करें तो मैं और सतर्क रहूंगा। राजकुमारी के आशीर्वाद स्वरूप विवाह के योगदान को देखते हुए मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। शुक्रिया पिता। आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया महामहिम। तो अब से क्लारा, क्या तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? आप मेरे पति हैं महामहिम, बेशक मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। सच में? जितना अच्छा तुम आर्थर के साथ करती हो उससे भी बेहतर? क्या मुझे आर्थर से बेहतर बर्ताव मिल रहा है? युवराज, वसंत शिकार के लिए जूतों के बारे में मैंने उन्हें पहले ही बना लिया है। अब से आप जो भी जूते पहनेंगे वो मेरे ही बनाए हुए होंगे। मेरी इस हालत में मैं शिकार पर कैसे जा सकता हूं? तुम्हें हम दोनों की तरफ से उसका मजा लेना होगा। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए ताजी चाय बनाती हूँ। वसंत शिकार के दौरान दानिया का युवराज आने का समय हो गया है। मेरा जाल बिछाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है आज रात से मैं जहर लेना बंद कर सकता हूँ। महाराज, मेरे जासूसों ने खुद देखा है। सेनापति वैंस की बीमारी गायब हो गई है। वह आजादी से घूम रहे हैं, बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह। युवराज अभी सेनापति के महल गए थे और आर्थर की सेहत अचानक से बेहतर हो गई। यह सही है। महाराज, आपका पौष्टिक सूप आ गया है। मुझे करने दीजिए। पिता, मैंने राजवैद्यों से पूछा है। हालांकि रक्त मूंगा चमत्कारी है, पर पाताल विष का कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि वो रहस्यमयी घाटी के वंश का हो। लेकिन 30 साल पहले रहस्यमयी घाटी पहले ही नष्ट हो चुकी थी। लुकास, मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं है, युवराज उत्तराधिकारी है
और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जा सकता। सालाना वसंत शिकार शुरू होने वाला है। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मुझे मजाक का पात्र बनते देखे? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस तुम जा सकते हो। अगर तुमने फिर ऐसे देशद्रोही विचार रखे तो आंतरिक मामलों के ब्यूरो में 20 कोड़े खाने की रिपोर्ट करना। रहस्यमयी घाटी का कबीला स्वाभाविक रूप से हर जहर से प्रतिरक्षित है। उस समय केवल एक ही, वो थी लेडी वेंडी, एडवर्ड की माँ। वह रहस्यमयी घाटी की सदस्य थी। क्या यह हो सकता है कि युवराज सच में एडवर्ड का कमीना है? जबकि बाकी राजकुमार वहां ऐसे शिकार कर रहे हैं जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो। मैं तो बस यहाँ की हवा और साफ आसमान का मजा ले रहा हूँ। एथन, तुम इतने बीमार हो और फिर भी वसंत शिकार पर आ गए। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर वहां तुम्हें कुछ हो गया तो वाकई बहुत अफसोस होगा। युवराज तो युवराज के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वे वसंत शिकार का अपमान नहीं करेंगे। वसंत शिकार में भीड़ और अफरा तफरी है। एक तीर आसानी से भटक सकता है। कौन जानता था? लुकास, तुम्हें लगता है मुझे मारना इतना आसान है? मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। बस तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार है। यह राजकुमार आज अपना कौशल दिखाएगा और भरपूर शिकार लेकर लौटेगा। आज को युवराज, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वह आपकी हालत का फायदा उठा रहा है। कमजोर को सताना, उसे इतना घमंड क्यों है? युवराज, शिकार के बाद वे शिकार का हिसाब लगाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ हूँ। मैं युवराज को हाथ नहीं उठाने दूंगा। मैं अभी आपके लिए शिकार करने जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे कर पाओगे? कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से बिस्तर पर पड़ा हूँ। देह हिलाना अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा भाई एक जनरल है। उसने तुम्हें धनुर्विद्या कभी नहीं सिखाई? नहीं, लेकिन मैं पहले कोशिश करना चाहूंगी। हम आखिरकार मैंने सालों युद्ध के मैदान में बिताए हैं। तुम्हें धनुष चलाना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हारी कमर बहुत नरम है। शर्त लगा लो, तुम्हारे होंठ तो और भी नरम होंगे। मेरा दिल, यह इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तुम किस पर निशाना लगा रही हो? कैसा रहेगा वो चिड़िया का घोंसला? क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है? नहीं, इसे मजबूती से पकड़ो, लेकिन ज्यादा कसकर नहीं। अपना ध्यान निशाने पर केंद्रित करो। मैंने कर दिया। मैंने मारा। युवराज, वह क्या था? और क्या हो सकता है? कोई मुझे मारना चाहता है। युवराज, चले जाइए। अभी मैं आपको बचाऊंगी। तो आपके पास अभी भी कौशल है। आप तो हमेशा से नाटक कर रहे थे। मैंने बस अपनी प्राण शक्ति जबरदस्ती चलाई।
सावधान। क्लारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? युवराज, दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। धत, तीर जहरीला है। क्लारा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे यह करने को कभी नहीं कहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल रहा हूं। युवराज, मैं यहाँ हूँ, शयन कक्ष में। शुक्र है आप जाग गए हैं युवराज। आप पूरे एक दिन और रात सोए रहे। किस्मत से घाव अब चिंता की बात नहीं है। मैं आदर प्रकट करती हूँ महारानी। हिलिए मत, आप इतनी बुरी तरह घायल हैं, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। शुक्र है जहरीला तीर बस आपको छू गया, नहीं तो मुझे नहीं पता होता कि कैसे यह आर्थर को कैसे समझाती। महाराज मामले पर लगे हुए हैं, वे पता लगा लेंगे इस हत्या के प्रयास के पीछे के मास्टरमाइंड का और उन्हें सजा दिलवाएंगे। शुक्रिया महारानी। युवराज, महामहिम की पट्टी बदलने का समय हो गया है। मैं खुद कर सकती हूँ। आपका कंधा घायल है, आप उसे नहीं पहुंच सकती। मैं आपकी मदद करूंगा। डॉक्टर साइमन, मेरे साथ बाहरी हॉल में दवा तैयार करने चलो। युवराज, क्या सोच रही हो? युवराज, कल वाली बात, क्या वह सिर्फ जहर का असर खत्म करने के लिए था? अगर मैं कहूं कि मैं ये पहले से ही प्लान कर रहा था। महामहिम, मैं भी ये पहले से ही प्लान कर रही थी। युवराज, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आपने कल मुझे चूमा था, क्या वह सच में सिर्फ जहर का असर खत्म करने के लिए था? इतना कीमती मौका मिला और महामहिम सिर्फ जहर के बारे में पूछ रही हैं? क्या आप कुछ और नहीं पूछना चाहेंगी? जैसे कि मैं अभी क्या करना चाहूंगा? तो युवराज, आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल,
मैं आपको अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। और आपने क्या देखा युवराज? मैं गलत नहीं था। तुम वही लड़की हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। लुकास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने युवराज की हत्या करने के लिए जहरीला तीर इस्तेमाल किया। अगर इस बार तुम सफल हो जाते, अगला कौन होता? क्या वह मैं होता? पिता, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। यह मामला तो छलनी है। युवराजी तो बस एक औरत है और युवराज की तबीयत भी खराब है। वे इतने सारे हथियारों का सामना कैसे कर पाए और भाग कैसे निकले? अगर युवराज सचमुच बीमार हैं, तो उनके लिए उन हथियारों को मार पाना असंभव था। तुम अब भी बहाने बनाने की हिम्मत कर रहे हो। पहले मैं तुम्हें कड़ी सजा देता, लेकिन मैं अभी जाना है कि युवराज्ञ वाकई में जहरीले तीर से घायल हुई थी, लेकिन जहर पहले ही निष्क्रिय हो चुका था। आर्थर वैंस को शामिल करते हुए ये इसे बनाता है दूसरी बार जब ऐसा हुआ है। मैं आपसे सच देखने की विनती करता हूं पिता। युवराज ने ही उन हथियारों को मारा होगा और उसे जहर से भी मुक्त किया होगा। युवराज प्रमुख संदिग्ध है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं। हालांकि दान्या के दूत कल राजधानी पहुंचेंगे। युवराज को हटाने और नियुक्त करने का मामला दान्या को और शामिल नहीं करना चाहिए। पिता, अगर युवराज वास्तव में रहस्यमयी घाटी से आपदा का बीज है, तो वह निश्चित रूप से युवराज बनने के लायक नहीं है। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, तुम्हारा संयम अपर्याप्त है। हम इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं अनुमति लेता हूं। क्लारा, मैं रहस्यमय घाटी के वंश से हूं। अगर तुम्हें सच्चाई पता होती, क्या तुम मुझसे डरती? पति, युवराज, उठने का समय हो गया है। पति, तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि मेरा खून जहर कैसे ठीक कर सकता है? अगर मैं पूछूं, क्या तुम जवाब दोगे? मुझे एक और चुमा दो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रुको, तुम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो। मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। युवराज, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? रुको, इतनी बेसब्री मत दिखाओ। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 30 साल पहले दिवंगत राजा और राजमाता उपचारक रक्त के पीछे थे, इसलिए उन्होंने पूरे मिस्टिक वैली कबीले को मिटा दिया। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उस वंश के कुछ लोग बच गए थे। वह थे राजकुमार एडवर्ड। मैंने नौकरों से इसके बारे में बात करते सुना है। उस समय राजकुमार एडवर्ड लोगों के बहुत प्रिय थे। उन्होंने शादी की थी सबसे बड़ी बेटी से, स्टेलिंग घराने की। सब कह रहे थे कि वह सिंहासन विरासत में पाएंगे, लेकिन अंत में राजकुमार एडवर्ड की हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी बिना किसी सुराग के गायब हो गई। राजकुमार एडवर्ड की हत्या वर्तमान राजा ने की थी। उसे मेरे सगे पिता से ईर्ष्या और द्वेष था, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी और सिंहासन हड़प लिया। उसने मेरी मौसी और मेरी सगी मां को भी अपने लिए ले लिया। अपने अपराधों को छिपाने के लिए उसने राजमाता के गुट के साथ मिलकर मेरी मां के परिवार पर राजद्रोह का आरोप लगाया। पूरे परिवार को फांसी दे दी गई। तो रानी तुम्हारी मौसी हैं। तुम्हारे सगे माता पिता राजकुमार एडवर्ड और उनकी पत्नी थे। हाँ, मेरी सगी मां ने मेरे जन्म के तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। मेरी मौसी थी जिन्होंने राजवैद्य को रिश्वत दी ताकि वह दावा करे कि मैं शाही रक्त से हूं। इस तरह हमने यह कामयाबी हासिल की, नहीं तो
मेरे जन्म के साथ ही उस राजा ने मुझे गला घोंट दिया होता। तो यही वजह है कि तुमने यह सब किया, अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। अब जबकि हम शादीशुदा हैं, हम एक हैं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने ले जाऊं। वे शायद तुमसे मिलना चाहेंगे। यह जगह रहस्यमय घाटी के खंडहर है। जान, हमारे पूर्वजों को प्रणाम करो। युवराज, इन सभी वर्षों में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। युवराज, राजा ने अचानक आपको शाही अध्ययन कक्ष में बुलाया है। देखिए, अध्ययन कक्ष में। क्या तुम्हें लगता है कि राजा हम पर शक करने लगा है? चिंता मत करो, मैं जाकर हालात का पता लगाता हूं। क्या युवराज वाकई अपनी बीमारी का नाटक कर रहा है? एथन, महल के बाहर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। कहते हैं राजकुमार लुकास प्रमुख संदिग्ध है। तुम क्या सोचते हो? लुकास का दिल अच्छा है, वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। भले ही सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हो। मैंने तो यहां तक सुना है कुछ अफवाहें कि मुझे जहर देने की कोशिश करने वाला लुकास ही था, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं माना। पिता, लुकास ऐसा इंसान कभी नहीं हो सकता। वह इतना निर्दोष है जैसे कोई साफ स्लेट। जाओ, डॉक्टर साइमन को बुलाओ। डॉक्टर साइमन को तुरंत महल में बुलाओ। डॉक्टर साइमन, महाराज। युवराज की नब्ज देखो। जी महाराज। डॉक्टर साइमन, बताओ युवराज के पास कितना समय है? बोलो। महाराज, युवराज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और वसंत शिकार के दौरान उन्होंने जबरदस्ती अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल किया और मुश्किल से बच पाए। अब अगर हमें इस जहर की कोई मारक नहीं मिलती तो मुझे डर है कि युवराज 2 महीने भी नहीं चल पाएंगे। क्या? पिता, मेरी जिंदगी में मुझे आपका साथ मिला और मेरे भाइयों का सम्मान। मैं इस परिवार का हिस्सा होने का कोई पछतावा नहीं है। अगर यह सब कोई चाल है तो युवराज की चालें इतनी गहरी हैं कि वे शायद मेरी अपनी चालों से भी ज्यादा डरावनी हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो और आराम कर सकते हो। यह सच है या नहीं? क्या यह संभव है? वह सच में एडवर्ड का बेटा है? एडवर्ड, अरे एडवर्ड, मैं आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने में कामयाब हो गया, और फिर भी तुम्हारी आत्मा मुझे सताती है। मेरे पास जो कुछ है उसे नष्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, तो मुझे दोष मत देना क्रूर होने का, चाहे तुम कौन भी हो। बेकसूर को मार देना बेहतर है बजाय किसी दोषी को छोड़ना। पिछले कुछ दिनों से पिता ने किससे बुलाया है? कल रात महाराज ने फिर से राजकुमार लुकास को बुलाया था। वह पहले ही शक करने लगे होंगे। कोई बात नहीं, हमारे लोगों को तैयार रहने के लिए कहो। जैसे ही दानिया का युवराज आता है हम जाल कस सकते हैं। युवराज, दानिया का प्रतिनिधिमंडल आ गया है। वे पहले ही महल में है। दानिया का प्रतिनिधिमंडल आ गया है। सही समय पर राजकुमार डेमन से मिलने का समय आ गया है। आखिरकार योजना के मुताबिक वह जल्द ही नरक जा रहा होगा। और युवरागी, वह महल में ही रह रही हैं। उन्होंने कहा कि वे महारानी का साथ देने के लिए रुक रही हैं। फूलों वाली पेस्ट्री बना रही हैं। 1663। ऐसा है क्या? फूलों वाली पेस्ट्री, दिलचस्प। अरे दूत, वहां वह सुंदरी कौन है? युवराज। वो राजकुमारी है। वह पहले से ही विवाहित है। राजकुमारी?
तो वह उस कमजोर की औरत है। हाँ, अरे अरे रुको, तुम मुझे देख रहे हो युवराज? तुम झुक क्यों नहीं रहे? क्या तुम राजधानी वाले सभ्य और विनम्र नहीं होने चाहिए? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में इस तरह बर्ताव करने की? ये दानिया का युवराज है। राजकुमार डेमन, तुम्हारे अपने राजा को भी हमारे युवराज के साथ सर्वोच्च सम्मान से पेश आना होगा। नहीं तो तुम भूल सकते हो। दानिया के साथ कोई भी व्यापार करने का। समझ गई। राजा की नाक के ठीक नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। नमस्ते दानिया के युवराज। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? अब जब तुम मुझसे युवराज से मिल चुके हो, मेरे साथ एक पेग क्यों नहीं पीते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना घमंडी बनना बंद करो। सब जानते हैं कि तुम्हारा पति मर रहा है। तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते? युवराज, आपको नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए। वह सेनापति वैंस की बहन है। डरने की क्या बात है? चाहे आर्थर युद्ध में कितना भी बहादुर और कुशल क्यों न हो, क्या राजा ने उसका पद नहीं छीन लिया? कृपया और कुछ मत कहिए। तुमने क्या कहा? मुझसे दूर रहो। तुम सब कहते हो कि हम दानिया वाले बुरे इरादे वाले हैं, लेकिन तुम लोग मेरे पिता से पाताल विष खरीदा बस अपने ही लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए। बस करो। एक और कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। मैं युवराज हूँ, तुम मुझे मारोगे? जरा करके देखो। मैं यही हूँ, मुझे मारो। मैंने कभी इतना अजीब अनुरोध नहीं सुना। युवराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसे माफ कर दें? यह निकम्मा, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक हो? अगर मैं उसे मार दूं और उसका सिर काट लूं, दानिया के साथ सीमा पर शांति के बदले में? बस तुम इंतजार करो, मैं अभी पिता को बताने जा रहा हूं। चलो चलते हैं। सेठ, आज रात हम अपना कदम उठाएंगे। मैं डेमन को मरा हुआ चाहता हूं। मैं समझ गया। तुम डर गई थी? नहीं, मैं बस यह सोच रही थी। मेरा पति सचमुच दुनिया का सबसे अद्भुत आदमी है। डॉक्टर साइमन, आज रात महामहिम की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी। सेठ मेरे साथ आ रहा है। योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। जी। तो 3 साल पहले वो बचाव मिशन, वो सब राजा द्वारा रचा गया एक जाल था, सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई की सफलता ने उन्हें डरा दिया। उन्होंने मेरे भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महामहिम, आप सदमे में होंगी। मुझे आपको युवराज के महल में विश्राम के लिए वापस ले चलने दीजिए। मैं नहीं जा रही। युवराज ने मेरे लिए तलवार खींच ली। मैं उनके लिए रास्ता साफ करूंगी। इस लड़ाई में मैं उन्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगी। चलो रानी के महल की ओर, महारानी जी से मिलने। क्या आपको लगता है महारानी जी हस्तक्षेप करेंगी? जब से स्टर्लिंग घराना खत्म हो गया, महारानी जी एकांत में रहने लगी हैं। यहाँ तक कि युवराज के जन्म की सच्चाई भी युवराज ने खुद ही उजागर की। महारानी जी ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे डर है वो बहुत पहले ही हार मान चुकी हैं। कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा। भले ही महारानी जी हस्तक्षेप न करें, स्टर्लिंग घराने की वंशज होने के नाते मेरा मानना है महारानी जी युवराज के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगी। चलो, एक बार रानी के महल पहुंचने पर तुम बाहर पहरा देना। मैं अकेली अंदर जाऊंगी। बिल्कुल किसी को अंदर मत आने देना। जी। राजकुमारी आ गई हैं। सब लोग हमें अकेला छोड़ दो। जी। माँ, मैं आज आई हूँ राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि आपकी बहू के रूप में, स्टर्लिंग घराने की वंशज के रूप में। मैं विनती करती हूँ, मुझे अपनी ताकत उधार दीजिए।
कृपया उठिए। एथन अभी यहाँ मेरे साथ था। वह मेरे पास आया था और सब कुछ बता दिया। अब सब कुछ तैयार है। अब बस मैं ही कम हूँ, एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति जो आगे बढ़कर अदालत में उनका सामना करे। तो बस यही बात है। महामहिम और मैं एक ही बात सोच रहे हैं। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, बहुत ज्यादा। ग्रेटा, उसे बाहर लाओ। जी। ये उस समय के गुप्त पत्र हैं, राज परिवार द्वारा जीवित मनुष्यों का कीमिया के लिए उपयोग करने के बारे में और दानिया के साथ उनकी गुप्त साजिशों के बारे में। बस एक आखिरी कदम बचा है। क्या कमी है? राजमाता, वही तो रहस्यमय घाटी के नरसंहार की मास्टरमाइंड है। अगर उन्होंने आपको आगे बढ़ते देख लिया तो वह जरूर मुसीबत खड़ी करेंगी और हमारे लिए परेशानी पैदा करेंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, माँ, मेरी मदद करें राजमाता को हटाने में और युवराज को सिंहासन का दावा करने में मदद करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? अपनी कमजोरी को दोष दो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यह धूपबत्ती किस निकम्मे सेवक ने जलाई है? घिनौना। पहरेदारों, बुझा दो अभी। वहां कौन है? राजमाता। इन सभी सालों में क्या आप ठीक से सो पाए हैं? उस समय अमरता किसने चाही? वह कौन था? रहस्यमयी घाटी में आग किसने लगाई और किसने जीवित मनुष्यों को दूसरे देशों को बेचा, उन सभी को मिटा दिया? तुम रहस्यमयी घाटी का भूत हो। यह सब तुम्हारी गलती है। मेरा पूरा परिवार उस आग में जिंदा जल गया। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। कोई मदद करो, कोई मदद करो। पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। कोई मदद करो, मुझसे दूर हो जाओ। मैंने यह गंदी मतिभ्रम धूप जलाई है ताकि तुम खुद अनुभव कर सको उस हताशा को जो जिंदा जलने में होती है। राजकुमार लुकास, यह अथाह जहर पुरानी कीमत पर नहीं मिलेगा। तुम्हें हजारों डॉलर और चाहिए होंगे। तुम्हें कितना चाहिए? तुम वलोरिया का युवराज, मुझे मत मारो। कुछ भी, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। मुझे युवरागी का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं मूर्ख था। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। शशा, चुप रहो। युवराज,
जैसी उम्मीद थी, रानी माँ के महल में मुसीबत है। अंदरूनी सुरक्षा में खलबली है, इसीलिए हम आसानी से अंदर घुस गए और राजकुमार डेमन को हटा दिया। आपने यह सब कैसे भांप लिया? क्योंकि वह मेरी युवरागी है। महाराज, राजमाता का स्वर्गवास हो गया है। उनका शयन कक्ष आग की लपटों में है। क्या? जल्दी करो, मुझे अभी वहां ले चलो। महाराज, कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। शाही अंगरक्षकों के अनुसार जब वे वहां पहुंचे तब तक सब कुछ भस्म हो चुका था। उन्होंने जो भी किया, पानी बेकार गया। मुझे जवाब चाहिए। पता लगाओ क्या हुआ। ये आग कैसे लगी? महल पूरी तरह जल चुका है। महल में मौजूद हर किसी को हटा दिया गया है। मुझे डर है कि इसकी जांच करना मुश्किल होगा। महाराज, प्रबंधक विलिस, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। हमें उन्हें उनके शयन कक्ष में वापस ले जाकर आराम करने देना चाहिए। जी महाराज। महाराज, शयन कक्ष के अंदर हमें एक सीलबंद ब्रोकेड बॉक्स मिला। यह किसने भेजा? पता नहीं। बेकार। रुको। ये क्या है? वह दान्या का युवराज है। इसे हटाओ, इसे हटाओ। यह इतनी हुआ, यह इतनी हुआ, यह इतनी हुआ। उसे सच्चाई पता है। वह मेरी जान लेने आ रहा है। जल्दी करो, मेरा गुप्त फरमान लेकर आओ। पहले मैं युवराज को पद से हटाने जा रहा हूं, फिर युवराज और उसकी पत्नी को एक साथ शाही कारागार में डाल दो। मेरा सिंहासन कभी भी उस कमीने के हाथों में नहीं गिरेगा। महारानी, मैं आपसे पुनर्विचार करने की विनती करती हूँ। युवराज ऐसा कुछ करने में असमर्थ है। महारानी, कृपया समझदारी दिखाएं। यह दान्या का युवराज हमेशा से राजकुमार लुकास के करीब रहा है। उसकी मौत, क्या यह राजकुमार लुकास से संबंधित हो सकती है? नहीं, यह एथन ही होगा। यह एथन ही होगा। और तुम यहीं रुको। मैं उन्हें यहां लाकर आमने सामने पेश करवा रहा हूं। बस तुम इंतजार करो। पिता, एथन के पास जीने के लिए सिर्फ 2 बचे और दान्या अभी भी हमारे जवाब इंतजार कर रहा है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं पिता कि एक नए युवराज की नियुक्ति करें। आप एक नए युवराज की नियुक्ति करें। एक नए युवराज की नियुक्ति करें। एक युवराज की नियुक्ति करें। आप एक एथन को मृत्युदंड दें ताकि जनता को विश्वास दिलाया जा सके। पिता ने कल रात मुझे एक गुप्त पत्र भेजा था। उनका इरादा मुझे नया युवराज बनाने का है। आज मेरा उत्तराधिकार सुनिश्चित है। बेटा, युवराज पद के अगले उम्मीदवार के बारे में क्या तुमने इस पर कुछ विचार किया है? मैं खुद को प्रस्तावित करना चाहता हूँ। मैं वलोरिया राजवंश के लिए अपना सब कुछ दूंगा ताकि उसे समृद्धि और शांति मिले। अच्छा, मेरे लिए शाही फरमान लाओ। रुको। महाराज, मैं आपत्ति करती हूँ एक नए युवराज की नियुक्ति करने पर। युवराज, राज्य के मामले कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक साधारण स्त्री को यहाँ बकवास करने देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राजकुमार लुकास? आखिरकार मैं इस राष्ट्र की माता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार के सामने खड़े होकर ऐसी बकवास करने की? पहरेदारों, उसके गाल पर थप्पड़ मारो। पिता। महाराज, दान्या के युवराज की हत्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। दान्या के युवराज की हत्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। अभी युवराज को पद से हटाना उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि ही करेगा। युवराज को पद से नहीं हटाया जा सकता। मेरी रानी, सोच समझ कर बोलो। स्टर्लिंग घराना पहले ही गिर चुका है। एक और शब्द और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पिता, कल दान्या का युवराज शराबी और बदचलन होकर युवरागी का अपहरण करने की कोशिश की। मेरा तो सब्र ही टूट गया है, इसीलिए मैंने उसे नीचे गिरा दिया।
मैंने सब कुछ देख लिया। मैं आपके लिए गवाही दूंगा, युवराज। महाराज, इस मामले में दान्या शुरू से ही गलत था। अगर हम इसकी तह तक नहीं पहुंचे और अपने ही युवराज को फांसी दे दी, तो क्या दुनिया यह नहीं मानेगी कि हमारा महान वलोरिया किसी तरह का कमजोर राज्य है? महारानी, मेरा मानना है कि युवराज्ञ एक वाजिब बात कह रही हैं। राजकुमार डेमन की कहानी और राजकुमार लुकास का बयान सच कौन बोल रहा है, इसके लिए अभी भी निर्णय लेने से पहले गहन जांच की आवश्यकता है। राष्ट्र की नींव को हिलाना कोई मजाक नहीं है। मैं सहमत हूँ। मैं महाराज से विनती करती हूँ कि इसकी पूरी तरह से जांच करें, युवराज के नाम को साफ करें, हमारे राज्य के कानून को कायम रखें। राजकुमार डेमन के साथ जो भी हुआ, एथन पहले ही जहर दे दिया गया है। उसकी अब ज्यादा देर नहीं है। राज्य एक दिन भी बिना उत्तराधिकारी के नहीं रह सकता। यह बेहतर होगा कि जल्द से जल्द एक नए युवराज की नियुक्ति कर दी जाए। मेरा बेटा बुद्धिमानी की बात कर रहा है। एथन, युवराज का पद अब तुम्हारा नहीं रहा। महाराज कहते हैं कि एथन युवराज बनने के योग्य नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि राजकुमार लुकास योग्य है? और मैं तो सोच रहा था तुम तो बस एक चलता फिरता लाश हो। पता चला कि तुम्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक औरत की जरूरत है। तुम कायर हो। क्या तुम युवराज बनने लायक हो? मुझे बताओ राजकुमार लुकास, तुम आपदा राहत कोष चुराते हो, दान्या से सांठगांठ करते हो और युवराज की हत्या की साजिश रचते हो। तुम्हें क्या अधिकार है सिंहासन की लालसा करने का? तुम मेरे बारे में झूठ बोल रही हो। तुम्हारा सबूत कहाँ है? सबूत यही है। याद है लुकास, वो साथी जिसने तुम्हारी मदद की मुझे जहर देने में? विक्टर। मुझे यह गुप्त पत्र मिला विक्टर के घर पर, उसके अपने हाथ से लिखा हुआ। इस पर तो तुम्हारी निजी मुहर भी लगी है। चलो तुम्हारे अध्ययन कक्ष में चलते हैं और मुहर के निशान की जांच करते हैं। पिताजी, ये लोग मुझे फांसा रहे हैं। बस, चाहे यह फ्रेम अब हो या न हो, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। लेकिन आज युवराज को पद से हटाना ही होगा। पिताजी, क्या हो अगर मैं इसे इतनी आसानी से न जाने दूं? इस सूची में शामिल है उन सभी अधिकारियों के नाम जिन्होंने तब स्टेलिंग घराने पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। कुल 17। पिछले 20 सालों में वे या तो आपके द्वारा निर्वासित कर दिए गए या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। पिताजी, क्या आप इसकी व्याख्या करना चाहेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृपया पिताजी शांत हो जाइए। एथन, क्या तुम्हें अब भी शाही अधिकार का कोई सम्मान है या मेरा, तुम्हारे राजा का? अरे पिताजी, इतनी जल्दबाजी न करें। आपको दिवंगत राजा ने चुना था इस राष्ट्र पर शासन करने के लिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कौन आपके नाम पर दाग लगाने की हिम्मत करेगा? या फिर क्या आप डरे हुए हैं? बस, तुम सब इसमें शामिल हो, राजद्रोह की साजिश रच रहे हो। महाराज, आपको डर है कि वफादार प्रजा आपसे आगे निकल जाएगी। 3 साल पहले एक जहरीले तीर ने आर्थर को अपाहिज कर दिया था। मैं बस आर्थर के लिए न्याय मांगना चाहती हूँ और स्टर्लिंग घराने के लिए मैं न्याय की मांग करती हूँ। युवराज, पिता ठीक नहीं है। आप उन पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? सबूत संदिग्ध हैं और कोई गवाह भी नहीं है। जाहिर है आप बस बातें गढ़ रहे हैं। गवाह? मैं क्या हूँ? तुम। महाराज। पिता। मैं कभी नहीं भूली स्टर्लिंग घराने के सैकड़ों निर्दोष लोगों को। वे तो बस एक बहाना है तुम्हारे वफादार अधिकारियों की हत्या करने का। मेरी बेचारी बहन, तुमने उसके पति को मार डाला। तुमने उसके परिवार का कत्लेआम किया, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी तुमने लगभग मार ही डाला था। तुम पागल औरत, चुप रहो। रानी की बहन कोई और नहीं बल्कि स्टर्लिंग घराने की सबसे बड़ी बेटी है, पिछले राजा की राजकुमार एडवर्ड की विधवा। हैरान? आखिरकार युवराज के सगे पिता अभी भी राजकुमार एडवर्ड ही हैं, तुम नहीं। ठीक है, जैसा कि मुझे शक था। चूंकि युवराज में शाही रक्त नहीं है, पहरेदारों, उसे गिरफ्तार करो। जब दिवंगत राजा अभी जीवित थे, उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी
जिसमें सिंहासन राजकुमार एडवर्ड को देने का इरादा था, लेकिन पिता ने उस वसीयत को जला दिया और खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। मैंने इतने समय से सब कुछ सहा है, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपना नाम साफ करने और इस अन्याय को सही करने के लिए, सच्चाई को दिन की रोशनी में लाने के लिए। राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, बिल्कुल किसी आम नागरिक की तरह। अगर राजकुमार लुकास ने कुछ गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर राजा ने कुछ गलत किया है, उसे भी सजा का सामना करना चाहिए। तुम सब। महाराज, क्या हुआ? मुझे क्या हो रहा है? पिता, वह बूढ़ा कमीना आखिरकार जहर असर करने लगा है। कल रात मैंने महल के बाहर घात लगा दी थी, अपने अंगरक्षकों के साथ राजा को पद त्याग के लिए मजबूर करने के लिए तैयार। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। राजवैद्य को बुला। डॉक्टर साइमन, महाराज को क्या हुआ है? महाराज को जहर दिया गया है। उनकी नब्ज देखकर लगता है यह कई सालों से चल रहा है। मुझे जहर कैसे दिया जा सकता है? प्रबंधक विलिस, क्या महाराज नियमित रूप से पौष्टिक औषधि ले रहे थे? पौष्टिक औषधि? इन सालों में केवल राजकुमार लुकास ही समय समय पर महाराज के लिए जड़ी बूटी वाला सूप भेजते रहे हैं। क्या यह? महाराज, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मुझ पर इतनी लापरवाही से आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये लक्षण तो बहुत परिचित लग रहे हैं। क्या यह? डॉक्टर साइमन, जल्दी से महाराज के शरीर की जांच करें। पाताल विष का निशान तो नहीं है? जी युवराज, जी युवराज। वास्तव में यह वही है। जब यह विष फैलता है तो यह अंगों से शुरू होकर अंदर की ओर फैलता है और अंततः दिल तक पहुंच जाता है। पहले शरीर अकड़ जाता है, चलना असंभव हो जाता है, यहाँ तक कि सांस लेना भी दर्दनाक हो जाता है। क्या? कौन? मुझे नुकसान पहुंचाना कौन चाहता है? एथन, क्या तुम हो? असंभव। महाराज, यह आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। पाताल विष के वल्दानिया के शाही परिवार के पास ही होता है। इस विष तक पहुंच रखने वाला एकमात्र व्यक्ति आपके अलावा राजकुमार लुकास ही है। पिता, आप यह क्यों नहीं सोचते? अगर मैं, सेनापति वेंस और महाराज सभी इस विष से मर जाते तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? तुम? लुकास? मैं? वह बच्चा जिसे मैंने पाला पोसा है इतने सालों से, वह सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सबको पता है, इस जहर का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साइमन, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैं अब चलता हूँ। तुम वापस आओ। परेशान न हो महाराज। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना ताबूत दे दूं? तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पहले चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, मैं अब नाटक बंद करता हूँ। बचपन से ही तुमने मुझे कभी आंख से देखा तक नहीं। तुम्हारी नजरों में क्या मैं उतना ही घृणित नहीं हूँ जितना तुम अभी हो? लुकास, तुम्हारी हिम्मत, तुमने सच में मुझे जहर दिया। यह राजद्रोह और सिंहासन हड़पने का अपराध है। अंगरक्षक, पिता, अब सिंहासन बदलने का समय आ गया है। एथन के पास अब ज्यादा समय नहीं है और तुम पहले ही जहर खा चुके हो। और किसे तुम मेरे अलावा इस राज्य का भार सौंप सकते हो? चुप रहो। राजकुमार लुकास सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहा है। अंगरक्षक? जरूरत नहीं। हॉल के बाहर के लोग पहले ही मेरे अंगरक्षकों के कब्जे में हैं। मुझे पता था कि युवराज चालाक है, इसलिए कल रात मैंने सैकड़ों अंगरक्षक तैनात कर दिए। जो कोई भी मेरे दावे का विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा। कमीना, कमीना। महाराज, महाराज, राजा का देहांत हो गया है। राजा का देहांत हो गया है।
पूर्व राजा का देहांत हो गया है। इस क्षण से मैं राजा हूं। अब मैं ही राजा हूं। तेरी महत्वाकांक्षा वाकई बेहद है भैया। मैं प्रभावित हूं, सच में प्रभावित। हम महाराज का स्वागत करते हैं सिंहासन पर। लुकास, तुमने कभी कोई याचिका दायर नहीं की, न ही कभी सेना का नेतृत्व किया। तुम सच में नहीं सोचते कि बस एक शाही फरमान पूरे राज्य के हर व्यक्ति को तुम्हारी प्रतिज्ञा करवा देगा? तो क्या हुआ? आज से एथन को उसकी उपाधि से वंचित कर आम नागरिक बना दिया जाता है। उसका पूरा परिवार कारागार में जाएगा। सबको गिरफ्तार कर लो। युवराज्ञी को मेरे कक्ष में ले जाओ। जी महाराज। महाराज, अति आवश्यक समाचार। एक बड़ी सेना ने महल को घेर लिया है। वे किसी भी पल हमला कर सकते हैं। तुमने अभी क्या कहा? महल के चारों ओर लगभग 1 लाख सैनिक हैं। वे सभी एथन के आदमी हैं। और उनका नेतृत्व सेनापति वैंस कर रहे हैं। एथन, तुमने वैंस को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए मना लिया। तुमने यह सब मेरे पिता को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिश रची है। लुकास, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। लुकास, हमें बंधक बनाने वाले तुम हो और सिंहासन चुराने की कोशिश करने वाले भी तुम हो। कितनी शर्म की बात है, इतनी मुसीबत उठाने के बाद सब बेकार गया। कैसा रहेगा? बस अब आत्मसमर्पण कर दो। कोई हिलना डुलना मत। एथन को छोड़ दो अभी। एथन। लुकास, इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हो? क्या तुम मेरी उपाधि युवराज के रूप में इतनी बुरी तरह चाहते हो? अगर मुझे यह सिंहासन नहीं मिल सका तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि कैसे वे तीरों से छलनी हो जाते हैं। इसे रोको। मैं पलटवार नहीं करूंगा। दूसरा विचार आ रहा है। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। धनुधरों, फायर। अपनी नजरें लक्ष्य पर रखो। बिल्कुल नहीं। वसंत शिकार में तो तुम्हें बस जिंदा बचने के लिए ही अपनी प्राण शक्ति जबरदस्ती लगानी पड़ी थी। फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो लुकास कि मुझे जहर दिया गया था? तुम्हें जहर नहीं दिया गया था, तुम नाटक कर रहे थे। मुझे जहर दिया गया था, यह सही है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं। जब तक वह फरमान कायम है, मैं अभी भी राजा हूं। लुकास, तुमने मेरे पति को पाताल विष दिया, उनकी हत्या करवाने की कोशिश की, बस सिंहासन चुराने के लिए। मेरे पति कोई ऐसे नहीं है जिनकी जगह कोई भी ले ले। एथन, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, कृपया हमारे भाईचारे की खातिर मेरी जान बख्श दो। लुकास, तुम जानते हो क्यों मैंने अभी तुम पर तीर नहीं चलाया? तुम्हें इतनी आसानी से मरने देना तो एक दया होती। एथन, तुम एक बदमाश के सिवा कुछ नहीं हो। रुको। क्लारा वैंस, वह एक राक्षस है जो सीधे नर्क से निकला है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगी। युवराज, आप जो भी सह रहे हैं, अब से मैं उस बोझ को आपके साथ बांटूंगी।
लुकास, तुम और राजा दोनों ही सोचते हो कि सिंहासन पर बैठने का मतलब दुनिया पर राज करना है, लेकिन वह सिंहासन मेरे माता पिता के खून से खरीदा गया था, मेरी माँ के परिवार की जानों से और मेरे पूर्वजों के शवों से, जो पहाड़ों जितने ऊंचे ढेर लगा देते हैं। तुम्हें लगता है मैं ये चाहता था राज परिवार में पैदा होना? हर किसी के लिए तुम भविष्य के राजा हो, और मैं तो बस एक बेकार खिताब वाला रंगीला हूं। कोई यकीन नहीं करता कि मैं एक राजकुमार के कर्तव्य निभा सकता हूं। खैर, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। इन सभी सालों में तुमने कुछ नहीं किया जो एक राजकुमार को करना चाहिए। हरामजादे, मुझे पता होना चाहिए था। इन सभी सालों में तुम कभी भी इतने साधारण नहीं थे। तुम एक चालबाज हो। 2 मैं इसे तारीफ समझूंगा। लुकास, आराम करो। आखिरकार तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मेरी प्यारी, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर साइमन, सेठ। बधाई हो सेनापति। तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं थी और तोहफे भी लाए हो। तुम बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हो। तुम्हें शाही अंगरक्षकों का कमांडर बना दिया गया है। जरूर हमें तुम्हारे साथ जश्न मनाने आना ही था। बिल्कुल सही। कल मेरी ड्यूटी नहीं है, तो आज रात हम तब तक पिएंगे जब तक गिर न जाए। 3 मंत्री गिर न जाए। 3 मंत्री गिर न जाए। चलो पहले आप। ये भिखारी कहां से आ गई? सेनापति के महल के दरवाजे पर सोने की हिम्मत कैसे हुई? यहां से हटो। मुझे छोड़ो, ये मेरा घर है। मैं वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं युवराज्ञी हूँ। बकवास, अभी यहां से निकलो। छोड़ो भी, इसे महल में आने दो। नंबर, इसे साइड के आंगन में ले जाओ। एक सेवक इसकी देखभाल करे। देख, कर्म का फल मिलता ही है। वह अपने बोए का फल काट रही है। मैं युवराज्ञी हूँ। मैं युवराज्ञी हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हाल ही में माँ के साथ महल में रह रही हो, रानी बनने का तरीका सीख रही हो? तुम वापस क्यों आई हो? बस 2 दिनों में हमारा राज्याभिषेक समारोह होने वाला है। मुझे लगा था कि तुम पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ पेस्ट्री बनाई है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जैसी पत्नी मिल जाए, फिर आदमी और क्या चाहेगा? तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का कैसा चल रहा है? माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिलाने लगी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा तुम्हारे साथ होना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मेरी युवरागी इनाम के लिए आई है? बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर युवराज, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? मेरी युवरागी स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा चतुर है। इसके अलावा यह मत भूलना, तुम मेरे भाग्यशाली तारा हो। देर हो रही है, चलो निकलते हैं। डैड, मॉम, स्टर्लिंग घराने के पूर्वजों, आपका बेटा एथन ने आपका बदला ले लिया है। मैंने फिर से बनाया है स्टर्लिंग घराना। आंटी ने कहा कि क्लारा के राज्याभिषेक समारोह के बाद पूरा हो जाने पर वह अब महल में नहीं रहेंगी। वह वापस आकर हमारे स्टर्लिंग घराने में रहना चाहती हैं। डैड, मॉम, कृपया चिंता मुक्त रहें। आपके बेटे ने वापस ले लिया है राज्य। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप चिंता मुक्त रहें।
मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी एथन की। मैं उसे चोट नहीं लगने दूंगी, मैं उसे बीमार नहीं होने दूंगी और निश्चित रूप से उसे दुखी नहीं होने दूंगी। खैर, आप निश्चिंत होकर उसे मेरे हवाले कर सकती हैं। अरे तुम्हारी मेरा नाम लेने की हिम्मत? क्या मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बुलाने दिया जाएगा? आखिरकार तुम मेरे पति हो। क्या मुझे अनुमति नहीं है अपने ही पति को उसके नाम से पुकारने की? बिल्कुल बुला सकती हो। किसने कहा नहीं बुला सकती? जो चाहो बुलाओ मुझे। सचमुच? बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बांधने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए। तो फिर मैं सच कहने जा रही हूं। कहो। एथन, हाँ? मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ, कभी अलग न होते हुए। क्लारा, हाँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस हम दोनों, हमेशा के लिए, कभी अलग न होते हुए।